everyone, welcome to the sociology class. I am your sociology educator Bhairavi Bharadwaj, and today we are going to talk about Unit 8 of IGNU, that is Nature of Socialization. I have already covered till Unit 7, so if you have not watched the previous lectures, please do so. There is a playlist in this channel and you can go and check it out. Okay, so let's get into the lecture and understand what is the meaning of socialization and what all the theories we are going to study under this topic. So first of all, we will understand what is the meaning of socialization. See, socialization is a very important topic for all the sociology aspirant. This topic is in NET syllabus, in GATE syllabus, I think in UPSC syllabus as well. So this is a kind of topic that all the sociology aspirants should know. And if you are in BA, MA, this will help you in your syllabus as well. All societies are concerned with the question, how are the raw products or the human infants born into the society to be transformed into workable human objects or trained to become members of society. सारी societies में एक बहुत ही important question होता है, वो ये है कि जो भी humans होते हैं वो एक इन्फेंट से, यानी जब वो पैदा होते हैं, है ना, तो वो एक रॉ स्टेज में होते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है, वहां से लेकर के वो एक वर्केबल ह्यूमन यानी एक ठीक ठाक इंसान जिसको पता है कि कैसे सोसाइटी में फिट होना है, कैसे रहना है, उसमें हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है जो हर सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। The human infant is born as a biological organism with only animal needs and impulses. See, जब एक ह्यूमन इन्फेंट बॉर्न होता है, यानी जो बेबीज होते हैं, उनको कोई भी नॉलेज नहीं होती है किसी चीज़ की, उनकी सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, दैट इज इम्पल्सेस एंड एनिमल नीड्स। यानी जैसे कि एक जानवर को जो ज़रूरत होती है, खाना पीना, सोना, रेस्ट, है ना, उसी तरीके से एक इन्फेंट यानी एक ह्यूमन के बच्चे को भी उतनी ही नीड होती है। It learns to control bowel movements and regulate hunger as it grows up because the child has an inborn capacity to learn and to communicate. सी, जितने भी ह्यूमंस होते हैं, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि हम कोई भी चीज़ सीख सकते हैं और हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। एनिमल्स में और हम में यही एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, जैसे जैसे इन्फेंट से हम दूसरी स्टेजेस में आते हैं, वैसे वैसे हम चीज़ें सीखते हैं। जैसे हम अपने बॉल मूवमेंट्स को कंट्रोल करना सीखते हैं, हम अपनी हंगर को रेगुलेट करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा, बच्चों को जब भूख लगती है तो वो बस रोते रहते हैं, पर बड़े होके तो ऐसा नहीं होता है ना। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोगों को ये पता होता है कि जैसे अगर 7 बजे खाना है तो हाँ 7 बजे खाना है, ये नहीं कि हम लोग पहले से रो रहे हैं जैसे बच्चे रोते हैं, है ना। तो ये सब जो चेंजेस होते हैं, ये होते हैं सोशलाइजेशन की वजह से। और इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन कैसे होता है सोसाइटी में और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रेजुअली इट ऑल्सो लर्न्स द ग्रुप डिफाइंड वेज ऑफ एक्टिंग एंड फीलिंग। धीमे धीमे हम ग्रुप्स और जो भी लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उससे हम लोग धीमे धीमे चीज़ों को सीखते हैं और खुद भी वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। The process through which it learns to internalize the values and norms into itself or the mode of learning to live in society is called process of socialization. तो socialization के process को हम क्या कहते हैं? एक ऐसा process जिससे कि हम ये सीखते हैं, we learn to internalize the value. जो भी हमारी values होती हैं ना, उन्हें हम internalize कर लेते हैं। internalize in the sense कि हम बिना सोचे वो चीज़ें करने लगते हैं, ठीक है। in norm into itself or the mode of learning into लिव इन सोसाइटी, यानी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उस सोसाइटी में जो भी तरीके से बच्चे सीख रहे हैं, उसी तरीके से हम भी सीखते हैं और हम भी वैसे ही बिहेव करने लगते हैं जैसे कि सारे लोग बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे अगर सब लोग 8 बजे खाना खाते हैं तो मैं भी 8 बजे ही खाना खाऊंगी। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग इंटरनलाइज कर लेते हैं। इंटरनलाइज का मतलब कि हमें वो बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बिना सोचे ऐसी चीज़ें करने लगते हैं। टू इंटरनलाइज इज टू एब्जॉर्ब समथिंग विद इन द माइंड सो डीपली दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ पर्सनस बिहेवियर। मीन्स ऐसी चीज़ें जो हम बिना सोचे करने लगते हैं, है ना। जैसे अगर मैंने बचपन से सीखा है कि मुझे कोई भी चीज़ मैं जब खाती हूँ तो मैं स्पून का इस्तेमाल करती हूँ, तो ये चीज़ मेरे अंदर इंटरनलाइज हो गई है। मैं कहीं भी जाऊँगी तो मैं हाथ से नहीं खाने लगूंगी, मुझे स्पून चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मैं इस पर ज़्यादा सोचूंगी नहीं और ये एक
एग्जाम्पल में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गुड मैनर्स। तो जो इंसान अच्छे मैनर्स बचपन से सीख रहा होता है उसके लिए ये एक नॉर्मल तरीका होता है, जैसे बात करने का तरीका है ना। कुछ लोग अच्छी तरह से बात करते हैं, कुछ लोग खराब तरह से बात करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है सोशलाइजेशन। जिस तरीके से उनका सोशलाइजेशन हुआ है उसी तरह से वो आज के टाइम में बिहेव करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनके अंदर क्या हो गई हैं? इंटरनलाइज हो गई हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉमेंट एंड लेट मी नो। Therefore, socialization is basically the learning of social values and roles by its member. तो सोसाइटी में क्या क्या रोल्स होते हैं, एज अ ब्रदर हमारा क्या रोल है, एज अ सिस्टर। रोल का टॉपिक हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अभी आगे, बट यहाँ पे रोल का मतलब है कि जो भी हमारी पोजीशन होती है, जो भी हमारी एक सोसाइटी में हमारे कुछ रोल्स होते हैं ना अलग अलग, जैसे एक स्टूडेंट का रोल, एक फैमिली में आपका ब्रदर का रोल, सन का रोल, डॉटर का रोल। तो इस तरह के जो रोल्स होते हैं उनमें हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे हमें, जैसे फादर की तरफ मेरा जो रोल है वो अलग होगा, मेरे ब्रदर की तरफ अलग होगा, है ना, मेरे फ्रेंड की तरफ मेरा रोल अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सोशलाइजेशन से ही सीखते हैं। इन अदर वर्ड्स, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज लर्नड, इट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस। सी कहते हैं ना कि कोई भी इंसान, एक कहावत है कि वो अपनी मम्मी के पेट से सीख के नहीं आया होता है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हम लोग पहले से कुछ भी सीख के नहीं आए होते हैं, हम लोग सोसाइटी में आकर धीमे धीमे चीज़ों को सीखते हैं और तभी हमारा जो फाइनल बिहेवियर है वो बन पाता है, जिसे हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। Shared meanings and values. The socialization of the young means that they learn to appreciate the shared meanings and values of culture at large or take them and that as a guide to direct behavior patterns in their own life. सी सोसाइटी में जो भी वैल्यूज़ होते हैं, जो भी कल्चर जैसे हमें सिखाता है, उसे हम एक लार्ज लेवल पे उस चीज़ को फॉलो करते हैं, है ना। जो जो चीज़ें मैंने एज अ चाइल्ड अपने रिलीजन कल्चर से के बारे में सीखी होंगी, वही किसी और ने भी सीखी होंगी जो मेरे ही रिलीजन को बिलोंग करता है ना। तो एक लार्ज लेवल पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो जाती हैं। एज द यंग चाइल्ड ग्रोज ही शी लर्न्स टू यूटिलाइज रोल लर्निंग सो एज टू इंटरनलाइज वॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर एंड हाउ प्रोड्यूस फॉर देम। ये मैंने अभी आपको बताया। जैसे जैसे हम रोल के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं, हमें पता चल जाता है कि एज अ जैसे मैं स्कूल में हूँ तो एज अ स्टूडेंट मेरे क्या रोल है ना। किसी फ्रेंड के साथ हूँ तो एज अ फ्रेंड मेरे क्या रोल है। धीमे धीमे लाइफ के साथ हम लोगों को ये चीज़ें पता चलने लगती हैं सोशलाइजेशन के थ्रू। अ चाइल्ड लर्न्स टू रिकॉग्नाइज एंड टू रिस्पॉन्ड टू द शेयर्ड मीनिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। हम लोग धीमे धीमे, एक चाइल्ड जो होता है बचपन से हम लोग ये धीमे धीमे सीखते हैं कि किस तरीके से ये सारी मीनिंग्स और एक्सपेक्टेशंस हमें यूज़ करनी है अपनी लाइफ में और उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे कोई मुझसे बड़े दिखते हैं तो मैं उन्हें तुरंत नमस्ते कर लेती हूँ। तो ये जो चीज़ है ये मुझे कहाँ से आई है? ये सोशलाइजेशन के थ्रू आई है ना। क्योंकि मुझे बचपन से वो चीज़ सिखाई गई है, मैं बचपन से देख रही हूँ अपने आप, तो मैंने वो चीज़ एकदम इंटरनलाइज कर ली है। जब भी मुझे कोई बड़ा दिखता है तो मैं उससे रिस्पेक्ट से बात करती हूँ। तो ये होता है सोशलाइजेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बिगिंस एट बर्थ। तो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे बर्थ के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। ये तो अभी मैंने इतना डिस्कस किया। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज सोशल लर्निंग नेवर एंड्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बस चलता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू लर्न। और सोसाइटी के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बस एक जगह स्टॉप हो जाएं। इट नेवर एंड्स, सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ओके, हाउएवर, childhood is the most important stage in the process of socialization, during which a child internalizes or learns most of the values, beliefs, norms, attitudes, behavior pattern of its family. See, फैमिली यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बिकॉज एज अ चाइल्ड आपको बहुत कुछ फैमिली से ही सीखने को मिलता है, जैसे कि वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉर्म्स, एटीट्यूड्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? फैमिली। Parents are usually the most potent socializing force working on the individual in early stage of childhood. पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है सोशलाइजेशन में, बिकॉज वो ही सारी चीज़ें पास ऑन करते हैं, जो उन्होंने सीखा होगा वही वो अपने चाइल्ड को सिखाएंगे, है ना। बोथ कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली दे पुश द चाइल्ड इन सर्टेन डायरेक्शन, डिपोजिंग हिम टू लर्न इन अ पर्टिकुलर वे। ये वाइट ने बोला था, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कभी कभी एग्जाम में ऐसे चीज़ें पूछ लेते हैं एज अ कोटेशन, सो यू कैन राइट इट डाउन समवेयर ऑन इन योर नोट्स।
सो वाइट ने बोला था कि जो पेरेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने बच्चों को एक डायरेक्शन में पुश करते रहते हैं ताकि वो आगे जाके कुछ एक पर्टिकुलर वे में उनका बन जाए हिसाब, है ना। मतलब एक तरह का पर्सनालिटी उनका डेवलप हो जाए, और वो ही सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं सोशलाइजेशन में। बाकी का जो हमारा दूसरा सेकेंडरी सोशलाइजेशन फोर्स है वो है स्कूलिंग, क्योंकि पेरेंट्स के साथ रहने के बाद हम सीधे स्कूल ज्वाइन करते हैं, है ना। तो उन सब पे हम लोग अभी आगे बात करेंगे। It is viewed by sociologists as a continuous and dynamic process that continues throughout life and demands re-socialization at different stages of one's life. See, कभी कभी क्या होता है कि सोशलाइजेशन तो हमारा ठीक से हुआ होता है, बट लाइफ में जैसे जैसे हम कंटिन्यू करते हैं, आगे जाते हैं, तो हमारा री-सोशलाइजेशन भी होता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो भी हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। बट री-सोशलाइजेशन का मतलब है दोबारा चीज़ों को सीखना। ओके, इसीलिए ये एक डायनेमिक प्रोसेस तो है ही, वो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। Thus, from the point of view of society, socialization trains a child to become a member of the society by transmitting its norm. See, whole point of socialization is कि एक बच्चे को ऐसे ट्रेन करना कि वो एक ऐसा मेंबर बन पाए सोसाइटी का, वो ठीक से उसमें चल पाए, है ना। उसे सारे नॉर्म्स पता हो, उसे वैल्यूज पता हो, उसे बिलीव्स पता हो, ठीक है। इट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इनटू अ सेल्फ। हमारा एक सेल्फ जनरेट हो जाता है सोशलाइजेशन से। हमें पता होता है कि हमारा क्या बिहेवियर है, क्या हमारे लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, है ना। क्योंकि अगर हम लोग ये सब नहीं सीखेंगे तो हमें तो कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। विद अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, भाई जब हमारा सेल्फ होगा तो हमें आइडेंटिटी होगी हमारी, हमें पता होगा हम कौन है। केपेबल ऑफ डिसिप्लिनिंग ऑर्डरिंग बिहेवियर इंडोर्ड विद आइडियल्स वैल्यू एंड एम्बिशन। जैसे जैसे हमारा सोशलाइजेशन होगा वैसे वैसे हमें पता चलेंगी हमारी वैल्यूज, हमारे एम क्या है ना, हम क्या क्या करने के केपेबल हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, सोशलाइजेशन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सो डोंट फॉरगेट। So now we are going to understand one of the very important topic of this whole lesson, that is the difference between norms and values. See, as a sociology student you should know what is norm and what is value, and कभी कभी एग्जाम में इसमें से आ जाता है, so you just need to by heart this particular slide. So एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। नॉर्म्स में क्या होता है, नॉर्म्स आर एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। कुछ ऐसा बिहेवियर जो हम सोसाइटी में करेंगे तो वो एक्सेप्टेड होगा, है ना। जैसे कि अगर किसी से आप लड़ गए तो आप तुरंत सॉरी बोलते हो, क्यों है ऐसा, क्योंकि ये एक नॉर्म है ना। नेक्स्ट, वैल्यू क्या है, वैल्यू आर प्रिंसिपल्स दैट हेल्प यू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। सो वैल्यूज क्या होती हैं, जो हमारे अंदर होती हैं और हम उसे सीखते हैं एज वी ग्रो अप, एंड ये हमें बताती हैं कि लाइफ में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है ना। जैसे कि हमें अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो हमें पता है दैट स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉर सो मेनी रीजंस, है ना। या फिर चोरी करना गलत है, ये किसका पार्ट है, वैल्यू का पार्ट है, ठीक है। तो नॉर्म्स क्या होते हैं, हमारे स्पेसिफिक गाइडलाइन होते हैं। स्पेसिफिक मीन्स कि जैसे अगर आप किसी से लड़ गए तो आप सॉरी बोलोगे, अगर आपको पब्लिक प्लेस पे खांसी आ रही है तो आप हाथ लगा के खांसोगे। दीज आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ठीक है। पर्टिकुलर चीज़ें जो हमें पता है कि अगर आप हैं सोसाइटी के पार्ट अच्छे तो आपको ये करनी है। वैल्यूज में क्या होता है कि जनरल गाइडलाइंस होती हैं। जनरल गाइडलाइंस मतलब हम लोगों को डायरेक्टली ये कोई बताता नहीं है, बट धीमे धीमे हम लोगों को पता चल जाती हैं। बिहेवियर दैट आर एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी। सी, नॉर्म्स ऐसी चीज़ें होती है जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। वैल्यूज क्या होते हैं, प्रिंसिपल बिलीव बाई एन इंडिविजुअल। कोई भी चीज़ जिस पे आप बिलीव करते हो, मान लो आप काइंडनेस पे बिलीव करते हो, आपको लगता है कि इंसान को बहुत हम्बल होना चाहिए, है ना, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो ये एक तरह का प्रिंसिपल है, आप इस पे बिलीव कर सकते हैं, है ना। और ये चेंज भी हो सकता है मैं इस पे बिलीव ना करूं। नेक्स्ट इज मे वैरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। हर जगह के नॉर्म्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी सोसाइटी के नॉर्म अलग होते हैं, किसी सोसाइटी के नॉर्म अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। मे वैरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर वैल्यूज जो होती हैं, मैंने अभी बोला, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होती हैं। जैसे हो सकता है आप किसी और चीज़ पे बिलीव करते हो और मैं किसी और चीज़ पे बिलीव करती हूँ। फिर है एग्जाम्पल्स। सी, नॉर्म के एग्जाम्पल्स क्या हैं, कवरिंग योर माउथ व्हेन कफिंग। अगर आपको खांसी आ रही है तो आप अपना फेस, अपना माउथ कवर कर रहे हो, है ना। शेकिंग हैंड्स व्हेन यू मीट समवन, अगर आप किसी से मिलते हो तो आप उसे शेक हैंड करते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्म। सेइंग सॉरी व्हेन यू बम्प इनटू समवन, अगर आप किसी से लड़ जाते हो तो आप उससे सॉरी बोलते हो,
देन वैल्यूज़ में कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, सी काइंडनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, जेनरॉसिटी, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आप देख सकते हो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज. आई होप दिस इज क्लियर. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, सो डोंट मिस इट. सी इस पूरे पीपीटी में आपको कुछ ऐसे पार्ट्स मिलेंगे जिसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट फॉर रीडिंग. सो जब आप इसको डाउनलोड करोगे टेलीग्राम में जाके तो आप उसे भी रीड करना. ओके मैं उस पर ऊपर रीड फॉर रीडिंग लिख दूंगी. सो उसमें एक्सप्लेन करने वाला नहीं है कुछ भी, सो आप उसे रीड जरूर करना इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स. Now, this is another very important topic of socialization, that is anticipatory socialization. Many times this question can be asked in so many exams, so you cannot skip this part. So देख लेते हैं क्या है, एक ही स्लाइड पे है ये. Anticipatory socialization refers to the process whereby an individual or a group emulates the values, norms and behavior pattern of a group other than to which one belongs in anticipation of being accepted as its member. सी कोई भी चीज एंटिसिपेट करने का क्या मतलब है, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना या कहना, है ना, अंदाजा लगाना जिसको हम कहते हैं. तो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसे ग्रुप को हम चूज करेंगे जिसके जैसा हमें बनना है एंड उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सोशलाइजेशन करेंगे. वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज यूपीएससी एस्पिरेंट्स. आई नो बहुत सारे जो मेरा लेक्चर देख रहे होंगे वो होंगे अभी, तो वो इससे रिलेट कर पाएंगे. दैट इज़ वाई आई एम गिविंग दिस. सी यूपीएससी एस्पिरेंट का क्या होता है कि उन्हें आगे जाके सिविल सर्वेंट बनना है, तो उन्हें अभी से ही वैसा डिसिप्लिन, वैसा एटीट्यूड, है ना, वो सब मेंटेन करना पड़ेगा. उनको बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आगे जाके उन्हें क्या पता बहुत सारी फाइल्स रीड करनी होंगी, है ना. सो जैसे आपको अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पहले से वैसा माइंडसेट, वैसा बिहेवियर डेवलप करना पड़ेगा, है ना. अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है तो आप बहुत ज़्यादा, आपको करेजियस, ब्रेव, ऐसी चीज़ें आपके अंदर होनी ही चाहिए. तो ये होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन. एक वीडियो बनाया था रेफरेंस ग्रुप पे, सो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी. तो ये जो एंटीसिपेटरी है कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़्यादा रिलेट किससे करता है, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी से. दैट मीन्स एक ऐसा ग्रुप हम लोग जो रेफरेंस के तौर पे लेते हैं और हम अपनी आगे की जो सोशलाइजेशन होती है वो उसी के जैसी कर देते हैं, है ना. According to this theory, the behavior, values, norms of an individual are determined with reference to a particular group और ग्रुप्स. हमारा जो भी बिहेवियर, वैल्यू और नॉर्म होता है वो सारा एक ऐसे ग्रुप से मिला के हम अपना करते हैं जैसा कि हम बनना चाहते हैं, ठीक है. एज द मेंबरशिप ऑफ दीज ग्रुप्स वेरीज, द इंडिविजुअल who are in the process of moving from one group to another will emulate the behavior of the member of the group with reference. तो जो भी जिस भी ग्रुप के आप पार्ट बनना चाहते हैं, धीमे धीमे आप उसी की तरह बनने की कोशिश करेंगे सो दैट फ्यूचर में आपको ना कोई प्रॉब्लम हो और आप वैसे ही बन पाए, ठीक है. कभी भी ये टॉपिक आए, ऑलवेज रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स, क्योंकि वो उससे आपको याद रहेगा. ओके, एंड इफ यू नो हु गेव द reference group theory, you can tell me in the comment section. I have already make a lesson on that. I have already made a lesson on that, so if you know, do let me know in the comment section. Now we will understand what is re-socialization. Okay, so re-socialization क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं. Re-socialization is a process of altering. See, altering means change करना, altering one's behavior pattern and in the process imbibing new social values and behavior patterns. रीसोशलाइजेशन का मतलब होता है कि हम पहले से ही सोशलाइज्ड हो चुके हैं बट हमें उस बिहेवियर को चेंज करके दूसरा नया पैटर्न लाना पड़ेगा, है ना. अभी आप एग्जाम्पल से इसको समझेंगे. सी यहाँ पे दिया भी है मैरिटल रीसोशलाइजेशन. इन सम इंस्टेंसेस एन इंडिविजुअल हैज नॉट ओनली टू लर्न अ न्यू रोल, आपको ना कि सिर्फ न्यू रोल सीखना पड़ेगा बट साइमल्टेनियसली हैज टू अनलर्न पार्ट ऑफ द नॉर्म्स एंड बिहेवियर एसोसिएटेड विद एन अर्लियर रोल. सो पहले से आप जो सीख चुके हो, कभी कभी क्या होता है रीसोशलाइजेशन में कि आपको वो सारा भूलना पड़ता है, अनलर्न करना पड़ता है और दोबारा से नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं. नए रोल के अकॉर्डिंग आपको नॉर्म्स एंड बिहेवियर अपने चेंज करने पड़ जाते हैं. दैट इज कॉल्ड रीसोशलाइजेशन. मैरिटल रीसोशलाइजेशन एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अनलर्निंग द ओल्ड रोल एंड लर्निंग अ न्यू रोल इज द रोल ऑफ इंडियन गर्ल बिफोर एंड आफ्टर मैरिज. सी इंडिया में क्या होता है, व्हेन अ गर्ल मैरीज उसका काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है ना.
हो सकता है वो अपने घर में कुछ और खाती हो, बट जहाँ उसकी शादी हुई है वहाँ पे उसका फूडिंग है, पर जहाँ पे उसकी शादी हुई है वहाँ पे उसकी फूड हैबिट्स, स्लीपिंग शेड्यूल बहुत कुछ चेंज हो जाता है ना। कभी कभी लैंग्वेज बोलना ये सब भी चेंज हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रीसोशलाइजेशन का। ओके, ये वाला पार्ट आप अच्छे से पढ़ सकते हो। Another example of resocialization is widow woman. See, widow woman means एक ऐसा woman जिसके husband expire हो जाते हैं. Okay, this is particularly marked in some parts of India where a widow's behavior has to change very drastically after the death of her husband. बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं इंडिया में, बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जब किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे उस विडो को बहुत कुछ चेंज करना पड़ जाता है ना। द एक्सटर्नल मार्क्स ऑफ अ मैरिड वुमेन आर रिमूव्ड फ्रॉम हर बॉडी। बहुत सारी चीज़ें जो जैसे कि बिंदी लगाना है ना, चूड़ी पहनना, ये सब आपको चेंज करना पड़ता है। शी हैज़ टू वेयर अ पर्टिकुलर ड्रेस। आपको एक कलर के कपड़े पहनने पड़ेंगे, आप कलरफुल कपड़े नहीं पहन सकते हो, आपको ज्वेलरी नहीं पहन सकते हो, है ना, आप कुमकुम नहीं लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अ पार्ट ऑफ रीसोशलाइजेशन है ना। आप पहले से सोशलाइज्ड हो चुके थे एक फॉर्म में, बट अभी आपको चेंज होना पड़ रहा है ना। कहीं कहीं पे तो हेड भी शेव कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप रीड करके इनको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। दीज टू एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सो कीप दैट इन योर नोट्स। So extensive and intensive socialization is same as re-socialization. सो आप इसे बस रीड कर लेना एक बार एंड यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, सो इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। इफ़ लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी हेयर, ठीक है। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना पर्सनल टेलीग्राम का आईडी दे दूंगी, सो यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी एंड आस्क मी ऑल द डाउट्स। ओके, now let us see child and adult socialization. The process of socialization of learning of social rules continues through life. ये भी हम लोगों ने देखा कि socialization लाइफ टाइम कंटिन्यू रहता है. As an individual becomes a member of different social groups and institution, it begins to learn new norms and values. See, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप पहले स्कूल में होते हो, पर हो सकता है कुछ लोग 3-4 स्कूल चेंज करते हैं, हो सकता है जॉब्स आप 3-4 स्विच करते हो। तो जैसे इंस्टीट्यूशन में आप होगे, है ना, वैसी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। जिस जगह पे आप होगे वैसी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो ये जो सोशलाइजेशन होता है, इट नेवर एंड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वन जॉइन्स वन हैज़ टू लर्न द डिसिप्लिन ऑफ स्कूल एंड द रोल ऑफ अ स्टूडेंट। जब आप स्कूल में जाते हो तो आपको डिसिप्लिन वहाँ का जो रोल है वो आपको सीखना पड़ता है। लेटर ऑन एज एन एडल्ट वन हैज़ टू बिकम अ पेरेंट। देन आप बड़े होते हो, आप जब खुद पेरेंट बनते हो तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, है ना। तो आपका हमेशा सोशलाइजेशन जो होता है वो होता रहता है, कंटिन्यू रहता है। वन when one takes up an occupation and becomes a member of an occupational group, one has to learn the responsibility and roles that are implied in membership. जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हो, आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हो, तो आपको वहाँ की चीज़ें सीखने पड़ती हैं, है ना। For example, the role of an executive will be very different from that of small tea stall owner or of a laborer. कोई इंसान जो एक एग्जीक्यूटिव है उसका रोल और एक चाय वाले का रोल, इन दोनों का रोल काफ़ी डिफरेंस होगा, है ना। पीपल हैव टू बी सोशलाइज्ड इन टेकिंग ऑन दीज रोल्स एंड वैल्यूज। तो जैसा आपका रोल होगा वैसी ही चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। हो सकता है एक चाय वाले ने कुछ और सीख के रखा हो, चाय बनाते कैसे हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, पर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो नहीं सीखेगा चाय कैसे बनाते हैं, है ना, उसका काम कुछ और होगा। सो that is why sociologists believe that process of socialization continues throughout life and does not end at adolescence. So ये सारे reasons हैं, इसीलिए sociologists कहते हैं कि जो socialization का process है वो continue रहता है throughout life. Now we will understand what is primary and secondary socialization. The needs of individuals are divided by psychologists into primary and secondary needs. See, हमारी कोई needs होती हैं जो कि primary होती हैं और कोई needs होती हैं जो secondary होती हैं. Primary means first, secondary मतलब जो second number पे आती हैं, ठीक है. The primary needs are those which are in bonds such as thirst and hunger. Primary needs हमारी क्या होती हैं? भूख लगना, प्यास लगना. The secondary needs are learning to work. सो हमारी सेकेंड नीड क्या होती है कि हमें कुछ सीखना है, हमें काम करना है. सेकेंडरी नीड्स आर दोज विच इमर्ज इन अ वे टू सेटिस्फाई प्राइमरी नीड्स. सी, इफ यू नीड फूड, ओके,
how you will get food. You have to work, then only you will get food. So प्राइमरी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही हमारी सेकेंडरी नीड्स आती हैं, इमर्ज होती हैं, ठीक है, बनती हैं मीन्स. सिमिलरली इंस्टीट्यूशंस इन द सोसाइटी आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू प्राइमरी. हमारे इंस्टीट्यूशन भी प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं. जैसे कि फैमिली हमारा प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें सीखते हैं फर्स्ट टाइम. फर्स्ट ग्रुप होता है जो हमारी सारी प्राइमरी नीड्स को पूरा करता है, जैसे कि खाना पीना, है ना. इट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी ग्रुप, वेयर एज अ स्कूल इज़ अ सेकेंडरी ग्रुप. तो याद रखना, प्राइमरी ग्रुप हमारा फैमिली होता है, सेकेंडरी हमारा होता है स्कूल, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं बाकी की चीज़ें, जैसे फ्रेंडशिप और अच्छी वैल्यूज़, बहुत कुछ, है ना. पेरेंट्स आर द प्राइमरी अदर चीफ सोशल एजेंट्स ऑफ चाइल्ड. ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ही था कि प्राइमरी जो हमारे सोशलाइजिंग एजेंट होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं. फिर स्कूल टीचर्स हमारे सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि बाकी की चीज़ें तो हमें टीचर्स सिखाते हैं ना. वी मे ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रोल्स एंड बिटवीन प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी. तो यही जो डिफरेंस है वो ये है मेन. ओके. नॉर्म्स एंड वैल्यूज विद इन द फैमिली मे बी कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन. सो जो चीज़ें हम लोग नॉर्म्स और वैल्यूज़ फैमिली से सीखते हैं वो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन का प्रोसेस में आता है. वेयर एज द लर्निंग ऑफ द बिहेवियर पैटर्न्स नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ स्कूल इज कॉल्ड सेकेंडरी सोशलाइजेशन. जो चीज़ें हम लोग स्कूल में सीखते हैं वो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है. इट इज़ वेरी ईजी. आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट इफ है यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. So now another topic that is very easy and you can understand by just reading this material that you will get in the PDF on Telegram channel. इसमें कुछ नहीं है. कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सोशलाइजेशन का मतलब होता है कुछ ऐसी पार्ट्स जो हम कॉन्शियसली सीखते हैं और कुछ ऐसे जो हम अनकॉन्शियसली सीखते हैं. कॉन्शियसली तो मैंने अभी बता दिया, जैसे हम लोग स्कूल में सीखते हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, है ना, वो होता है हमारा कॉन्शियस पार्ट. अनकॉन्शियस कौन सा होता है? जो हम लोग इनडायरेक्टली सीखते हैं. जैसे कोई फ्रेंड कुछ कर रहा था, मैंने उससे कुछ सीख लिया. जैसे टीवी में कुछ आ रहा है, मैंने टीवी से सीख लिया, है ना. लैपटॉप में देखा, लैपटॉप से सीख लिया. आप देखते हो ना कैसे बच्चे आजकल कार्टून से सीख लेते हैं, शिनचैन से कुछ सीख लेते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो है अनकॉन्शियस सोशलाइजेशन. इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस रीड करके इसको समझना है. ओके. और कोई भी डाउट होता है सो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो. आई विल एक्सप्लेन इट. ओके. नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रोल. ये आपको बहुत अच्छे से समझना है और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बट एक बार समझ में आ गया ना तो आप कभी नहीं इसको भूलोगे. और एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है. इवन MCQs वाले एग्जाम में तो हमेशा रोल से और स्टेटस से इन सबसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं. अ ह्यूमन इन्फेंट इज बॉर्न इन अ सोशल ग्रुप. ये भी हम लोगों ने पढ़ा. एंड सून आफ्टर बर्थ इट बिकम्स अ मेंबर ऑफ द सोशल ग्रुप एंड ऑक्यूपाइज अ सोशल पोजिशन ऑफ अ सन और अ डॉटर और अ ग्रैंडसन. सी, जब भी कोई इस सोसाइटी में बॉर्न होता है तो उसकी जो इंडिविजुअलिटी होती है वो तो नहीं होती है ना. वो उसके पास कई रोल होते हैं. वो किसी का सन होता है, किसी का वो या तो डॉटर होता है, ग्रैंड सन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, जिसको हम लोग आम भाषा में बोल सकते हैं कि बहुत सारे रिश्ते होते हैं ना हमारे. दो दस द रोल refers to the social position one occupies by virtue of one's position in a particular social group. social पोजीशन का जो यहाँ पे मतलब होता है कि आप एक सोसाइटी में आपकी पोजीशन क्या है, दैट इज कॉल्ड रोल. ओके. इट इंटेल्स राइट एज ऑब्लिगेशन. कुछ आपके राइट्स होते हैं उससे अटैच्ड और कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं. जैसे एज अ सन आपके कुछ रोल्स हैं अपने पेरेंट्स की तरफ. एज अ अगर मैं मेरा छोटा भाई बहन है तो मेरा कुछ एज अ सिबलिंग मेरा कोई रोल हो सकता है ना, कि मुझे उसका ध्यान रखना है, मुझे उसको इंस्पायर करना है, उसको मोटिवेट करना है. तो ये सारे जो रोल हैं दीज आर कॉल्ड रोल्स. An individual has to play different roles, the role of a son, daughter, the role of grandson, granddaughter, due course of his life. And ये लाइफ टाइम आपके रोल जो हैं वो चेंज होते रहते हैं. In other words, a person occupies different social positions which are interrelated. बहुत सारे social positions आपको होल्ड टाइम आपको मिलते हैं इस सोसाइटी में और वो चेंज होते रहते हैं और इंटर रिलेटेड भी होते हैं. ठीक है. द टर्म रोल सेट इज यूज्ड टू रिफर टू कॉम्प्लेक्स ऑफ रोल्स ऑक्यूपाइड और परफॉर्म बाय एट अ पर्सन. एक रोल सेट क्या होता है कि जैसे कि एक इंसान है. ओके. लेट्स सी, ये कोई बॉय है, इसका नाम है राम. ओके. सो राम एक सन है, राम एक हस्बैंड भी है. ठीक.
राम एक फादर भी है ना, और राम एक टीचर भी है, ठीक है। तो ये सारे उसके रोल हैं, ब्रदर भी हो सकता है, ठीक। सो दीज आर कॉल्ड रोल्स, और ये सारे मिला के क्या हो जाएगा, रोल सेट, ओके। सो यही यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। The implication of this is that a child learns to behave in the manner that is expected of it by different socializing agent. होता क्या है, इसका implication क्या है कि socializing agents जो होते हैं अलग अलग, जैसे मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे फ्रेंड, ये सारे लोग मुझसे अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो एक चाइल्ड को क्या होता है, एक चाइल्ड को इससे बिहेव करना आता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अ चाइल्ड्स बिहेवियर विद द पेरेंट हैज़ टू बी डिफरेंट। से यहाँ पे लिखा भी है कि एक पेरेंट से उनका, एक चाइल्ड का बिहेवियर अलग होगा, सिस्टर से अलग होगा, फ्रेंड से अलग होगा, नेबर से अलग होगा, क्लासमेट से अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं इन सारे सोशलाइजिंग एजेंट की वजह से। दीज रूल्स नीड टू फॉलो वन आफ्टर द अदर बट मे बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक ही टाइम पे ही सारे रोल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन कराता है, सोशलाइजेशन। सिमिलरली द बिहेवियर विद वंस ग्रैंड मदर हैज़ टू बी डिफरेंट। एक ग्रैंड मदर से आपका बिहेवियर अलग होगा, है ना। द चाइल्ड लर्न्स टू परसीव एंड इंटरनलाइज दीज सब्टिलिटीज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। और हम, जो चाइल्ड होता है वो इंटरनलाइज कर लेता है, इंटरनलाइज वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशलाइजेशन, है ना। तो वो इंटरनलाइज कर लेता है कि हमें कैसे बिहेव करना है। जब आप बिहेव कर रहे होते हो तो आप इतना सोचते नहीं हो, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। एज वन लर्न्स अ रोल वेल, वन इज एबल टू इंटरेक्ट विद अदर्स। जैसे कि आप अपना रोल अच्छे से कर पाते हो, आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हो, है ना। रोल इंटरेक्शन आपका अच्छे से हो पाता है। दिस इज वॉट इज कॉल्ड रोल एंड रोल सोशलाइजेशन। तो ये होता है रोल सोशलाइजेशन, जब हम अपने रोल के अकॉर्डिंग सोशलाइज होते हैं सोसाइटी में। Role is the behavior pattern based on norms. However, it is invested with specific meanings. The role of a girl in a particular society is a part of culture. और ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमारा एक बॉय का रोल, एक गर्ल का रोल काफ़ी अलग हो सकता है। ये सब जो चीज़ें हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट मेन जो है वो मैंने आपको बता दिया। और इस पीडीएफ से आप रीड ज़रूर करना ये सब, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ने में तो बहुत आसान लगती हैं, समझने में, बट अगर आप इसे रिवाइज नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन इतना घुमा के आएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो इसलिए रीडिंग ज़रूर करनी है इसकी। सो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन, दैट इज सम कीवर्ड्स। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, सो नेवर इग्नोर के कीवर्ड्स। सी यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हैं, कुछ कीवर्ड्स दी हैं, इन्हें हम जल्दी से देख लेते हैं। पहला है कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी मतलब टू एब्जॉर्ब सर्टेन सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस इन बिहेवियर बीइंग अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड इन सोशल गैदरिंग। जैसे कि जब कोई शादी होती है ना, तो हम सब अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं वहाँ पे, है ना। सो दिस इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ कन्फर्मिटी, कि वहाँ पे आपको कोई भी अगर ऐसा दिख जाए जो ठीक से, जिसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, या जिसने घर जैसे कपड़े पहने हैं, वो ऐसे ही कंफर्टेबल क्लोथ्स और अजीब से में आ गया है, तो ऐसा लगेगा कि ये देखो सोसाइटी से एकदम अलग ही चल रहे हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड कन्फर्मिटी। जब हम बिना ज़्यादा सोचे हम वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये कन्फर्मिटी की चीज़ आ चुकी है ना। तो ये है कन्फर्मिटी। नेक्स्ट इज इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन मीन्स टू एब्जॉर्ब समथिंग विद इन द माइंड सो डीपली दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ वंस बिहेवियर। मीन्स कोई चीज़ हम इतने अच्छे से सीख लेते हैं बचपन से कि वो एकदम हमारे अंदर तक जा चुकी होती है, और हम चाह के भी उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, और हम नॉर्मली ही उसको करते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि मुझे कोई दिखता है तो मैं उससे नमस्ते करती हूँ। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनलाइजेशन, कि मुझे बचपन से वो सिखाया गया है, सो मैंने वो इंटरनलाइज कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। रीसोशलाइजेशन क्या होता है, टू अल्टर वंस बिहेवियर पैटर्न इन द प्रोसेस। ये मैंने अभी बताया है कि कोई भी बिहेवियर जब हम चेंज करके फिर से उसको सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड रीसोशलाइजेशन। सोशलाइजी क्या होता है, एक ऐसा पर्सन हु इज बीइंग सोशलाइज्ड इनटू द वेज ऑफ सोसाइटी। सोशलाइजी मतलब जो अलग अलग तरीके से सोशलाइज हो रहा हो सोसाइटी में, ओके। So that's it for today. I hope you like my lesson. If you liked, please let me know in the comment section. And I'm sorry
for not being regular on this channel. I will be regular. Thank you so much guys for 1.5k subscribers. I am very glad and happy to see that you guys are liking my lessons. So thank you very much. Keep learning.